हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है ये एडिटेरिया को जो बिहार एसएससी का प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, इसी सेट का आज हम लोग सेट नंबर 7 के जितने भी साइंस का प्रश्न है सभी को करेंगे। पहला वॉल्यूम है जिसमें 15 सेट है, उसका आज हम सेट नंबर 7 को करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है। देखिए जनरेटर जो उपकरण है वो क्या करता है, तो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही बात है, जनरेटर क्या करता है, तो ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा नंबर कहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नहीं, विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये किसका काम है, तो ये आपको मोटर का काम है, ठीक है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर करता है। सही बात है, जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो 1 और 3 दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना किस कारण से होता है। देखिए वर्षा के बाद क्या होता है, जैसे कि ये पानी का ड्रॉप है, ठीक नहीं, पानी का जो बूंद है इस पर क्या होता है, जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो सबसे पहले क्या हुआ, अपवर्तन हो गया। अपवर्तन के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और पुनः जो आपको अपवर्तन होता है, कि इसमें जो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन, कि तीनों घटना इसमें होता है, ठीक है ना। यानी कि पूछेगा अगर कि इंद्रधनुष बनाने में कौन सा घटना होता है, तो तीनों होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है होता है। लेकिन ये हमसे पूछा है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनना किसके कारण होता है, यह मुख्य रूप से तो क्लियर कहा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इनमें से सही, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गैल्वेनिक सेल में कौन सा प्रक्रिया। तो देखिए गैल्वेनिक सेल जो होता है ये आपको 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। एक होता है प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल होता है, ठीक। और जो इसमें जो होता है आपको गैल्वेनिक सेल जो होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, इसमें जो प्रक्रिया होता है इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो है ना आपको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसमें विद्युत अपघट्य जो होता है उसमें आपको एसिड दिया जाता है। तो एसिड के कारण जो क्या होता है अपघट्य बदलता है, जिससे क्या होता है अंदर में रासायनिक क्रिया होता है, और रासायनिक क्रिया होने के कारण क्या होता है वो विद्युत ऊर्जा हमें उत्पन्न होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परावर्तित न हो तो वस्तु किस रंग दिखाई देखा। देखिए जैसे कोई भी वस्तु है वो हमें जैसे एक लाल वस्तु है, ये देखिए हम लाल वस्तु कुछ बना दिए, ये लाल वस्तु हमें लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए लाल दिखाई देने का इसका रीज़न क्या होता है, देखिए क्या है, ये लाल वस्तु है, ठीक है। लाल वस्तु बना लेते हैं, ये हमें कैसा दिख रहा है, तो लाल दिख रहा है। तो लाल इसका दिखने का रीज़न क्या है कि देखिए इस पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो श्वेत प्रकाश में तो 7 रंग होता है, तो 7 रंग होता है श्वेत प्रकाश में, तो 7 रंग पड़ता है तो इसमें क्या होता है, ये सभी रंग को जो है ना आपको अवशोषित कर लेता है। सिर्फ जो है ये आपको लाल रंग को ही ये परावर्तित करता है, ठीक। ये लाल रंग को ही परावर्तित करता है जो कि हमारे आँखों तक पड़ता है, ठीक ना। जो हमारी आँख तक पड़ता है ये लाल रंग ही, तो यही लाल रंग के कारण हमें दिखता है लाल रंग। अगर देखिए कोई जैसे कोई वस्तु है जो कि हमको काला दिख रहा है, ठीक है, जैसे क्या है ये वस्तु है, ये पूरा जो है आपको काला दिख रहा है, तो इसका काला दिखने का रीज़न क्या है कि जब हमको श्वेत प्रकाश इसमें जब गया, इस जो है आपको इसमें श्वेत प्रकाश जब इंटर किया तो ये क्या हुआ कि सभी प्रकाश के सभी रंगों के प्रकाश को क्या कर दिया, ये अवशोषित कर दिया, किसी को भी ये परावर्तित नहीं किया। जब परावर्तित किसी को नहीं किया तो इसी कारण से ये कैसा दिखने लगा, तो हमें ये काला दिखने लगा, ठीक ना। और जब जो है ये अगर श्वेत दिखेगा, जैसे कोई है वस्तु वो क्या दिख रहा है आपको, उजला दिख रहा है, ठीक ना। ये वस्तु है, आपको देख लेते हैं क्या दिख रहा है, तो वो आपको उजला दिखेगा। कोई वस्तु है जैसे आपको उजला दिख रहा है, ठीक है। तो ये उजला जो दिख रहा है, उजला दिखने का कारण क्या कारण है, जब देखिए प्रकाश का 7 गो रंग रहता है, तो सूर्य के प्रकाश में कितना होता है, 7 रंग होता है। जब 7 रंग इस पर पड़ता है तो ये क्या करता है कि 7 रंग को ये परावर्तित कर देता है, तो सभी रंग को परावर्तित कर देता है। तो ये कैसा दिखता है, तो श्वेत दिखता है, ठीक ना। यहाँ देखिए हमको प्रश्न क्या कहा है कि यदि वस्तु द्वारा जो है आपको प्रकाश का स्पेक्ट्रम का सभी भाग
क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पॉइंट का। देखिए स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भाग परावर्तित नहीं करे, यानी कि सभी भाग अवशोषित कर लिया और एक को भाग परावर्तित नहीं करेगा तो वो कैसा दिखेगा, तो ये आपको काला दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ जो है केशिकत्व जिम्मेवार नहीं है। देखिए लालटेन में जो है मिट्टी के तेल को ऊपर चढ़ना, ये केशिकत्व इसमें सिर्फ जिम्मेवार है। शहद के पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना, इस पर थोड़ा देर में विचार करते हैं। नीचे देखिए नींव वाले पेन को नोक में स्याही का चढ़ना, ये भी सही है, ये सिर्फ केशिकत्व ही इसमें उसका जो है कारण है। खेतों में केशनली का बढ़ना, ये भी सिर्फ केशिकत्व ही इसका कारण है, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा क्या है कि सिर्फ केशिकत्व इसका कारण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शहद का पानी के तुलना में अधिक चिपकना, कि शहद जो है ज़्यादा चिपकता है आपके ऊपर पानी के तुलना में, जो है ये सिर्फ केशिकत्व का कारण नहीं है। ये आपको ससंजक और असंजक बल का भी एक कारण हो सकता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए केशिकत्व से जो जो होता है उदाहरण केशिकत्व का कुछ कुछ उदाहरण है, सबको हम देखिए ब्लॉटिंग पेपर जो है ये स्याही को शीघ्र ही सोख लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है छोटे छोटे छिद्र होता है जो केश नली की तरह कार्य करता है। ये आपको केशिकत्व का उदाहरण हो गया। दूसरा है कि लालटेन या लैंप की बत्ती को केशिकत्व के कारण ही तेल के ऊपर चढ़ता है, यानी कि लालटेन और लैंप का बत्ती जो है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है, किस क्रिया के कारण चढ़ता है, तो ये आपको केशिकत्व के कारण नहीं चढ़ता है। देखिए पेड़ पौधों की शाखाओं तने एवं पत्तियों एक जल और आवश्यक लवणों की केशिकत्व क्रिया के कारण ही पहुंचता है, यानी कि पेड़ पौधा जो होता है आपको प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है, जमीन से खनिज लवण और जल को लेकर के ऊपर जाता है, तो ये किस क्रिया से ले जाता है, तो ये आपको केशिकत्व क्रिया के कारण ही ले जाता है। देखिए अगला है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था में यदि किसी केश नली को जल में रखा जाए तो वह नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबा हो। ये भी आपको केशिकत्व का उदाहरण हो गया। अब देखिए वर्षा के बाद जो है किसान अपने खेतों का जुताई कर देता है, काहे जुताई करता है, ताकि उसका केश नलियाँ जो है टूट जाए और पानी जो ऊपर नहीं आए, ताकि उसमें नमी बना रहे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस यंत्र, देखिए आगे प्रश्न है आपको, प्रश्न क्या कहता है, किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने के लिए, कि ब्लड प्रेशर जो मापता है डॉक्टर, वो किस यंत्र का प्रयोग करता है। देखिए कुछ यंत्र है उसके बारे में हम जान लेते हैं, उसका यूज किस चीज़ में होता है। पहला यंत्र है स्फिग्नोमीटर, जो कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। इसका उत्तर सबसे पहले हम मार लेते हैं स्फिग्नोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब देखिए स्टेथोस्कोप, जिसको आला कहते हैं, ये क्या करता है, तो हृदय की ध्वनि सुनता है। अब कार्डियोग्राफी हृदय की गति मापता है। हृदय की ध्वनि सुनना अलग चीज़ है और गति मापना अलग चीज़ है। हृदय की ध्वनि सुना तो क्या सुना, तो स्टेथोस्कोप सुना, और कार्डियोग्राफ क्या क्या, हृदय की गति को मापा। देखिए मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या करता है, तो गैस की दाब को मापता है मैनोमीटर। और एक्टिनोमीटर क्या करता है, सूर्य की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र कौन सा है, तो एक्टिनोमीटर है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई को मापता है, ठीक, तो इसका उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है। देखिए दूध से जो क्रीम निकाला जाता है एक मशीन है, जो कि देखिए हैंडल ये बच्चा घुमा रहा है, तो ये घुमाता है, तो इससे जो है आपको घूमने के बाद इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। ये कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल लगता है। तो इसी अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ना आपको दूध से मक्खन आपको अलग हो जाता है। अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, ज़्यादा वो घूमता है तो क्या होता है, जो उसके अंदर जो मक्खन होता है वो हल्का होता है, हल्का होता है तो ये ऊपर चलाता है, और ऊपर चलाता है तो ये बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए मक्खन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है मक्खन निकालने वाला का मशीन, ठीक ना। अब देखिए मक्खन जो निकालता है उसको फेस में भी लगाया जाता है, जैसे कि फेस जो है आपको अच्छा रहता है, ठीक ना। तो हो गया। तो ये आपको हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है। दूध से जब हम क्रीम निकालेंगे तो अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित क्या करता है। देखिए एकाएक जब वृद्धि हुआ है बैरोमीटर की ऊंचाई में, तो वो क्या करेगा, ये करेगा आपको अत्यंत शुष्क मौसम होगा, ठीक नहीं। एकाएक अत्यंत क्या करा है कि बैरोमीटर की ऊंचाई जो है आपको एकाएक क्या हो गया, अचानक वृद्धि इंगित क्या करता है, तो अत्यंत शुष्क मौसम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। अब देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या क्या होता है, उसका सभी स्थिति को हम लोग देख लेते हैं। देखिए बैरोमीटर क्या होता है, अचानक अगर गिर गया तो संभावित चक्रवात की संकेत है, और धीरे धीरे गिरना बारिश की संभावना, और धीरे धीरे उठना सूखा का संकेत होता है, और अचानक उठना अत्यधिक सूखा। धीरे धीरे उठा तो सूखा, और जो है आपको अचानक उठ गया तो आपको अत्यधिक सूखा हो गया, ठीक है। धीरे धीरे उठेगा तो सूखा, और बहुत तेज़ी से उठ गया अचानक से तो ये अत्यधिक सूखा होगा, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि होता है, यानी कि अचानक उठ गया तो ये क्या होगा, आपको अत्यंत शुष्क मौसम होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैवमंडल रिजर्व शब्द
का प्रयोग किसने किया था? देखिए जैव मंडल रिजर्व शब्द जो है इसका प्रयोग क्या था? आपको एडवर्ड सुएस किया था। क्या क्या था? कौन क्या था? तो एडवर्ड सुएस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना। अभी देखिए भारत में जो है कितना टोटल जैव मंडल रिजर्व है? तो ये 18 को जैव मंडल रिजर्व जो अभी भारत में उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में जो है आपको कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? देखिए कैल्शियम और फॉस्फेट को जो नियंत्रण करता है ये है आपको एक पैराथायराइड ग्रंथि है, जिससे आपको पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। तो यही इसी से जो है आपको पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? आपको रक्त में जो है आपको कैल्शियम और फॉस्फेट का जो है आपको नियंत्रित करते रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अदरक तना है कि क्या कारण है? अदरक तना है तो इसका मुख्य गुण क्या है जो ये तना हो गया? देखिए तना का मुख्य गुण होता है कि उसमें नोड और एंटी नोड होना चाहिए, ठीक। तो अदरक में क्या होता है? देखिए नोड और एंटी नोड होता ही है। तो ये नोड एंटी नोड कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ से जो है आपको तना निकल जाए, यानी कि उससे जो है आपको पेड़ वृक्ष जो आगे बढ़ जाए, तो इसी को ही आपको नोड एंटी नोड कहा जाता है। इसमें नोड एंटी नोड पाया जाता है अदरक में, इसी कारण से तना कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पादपों में श्वसन पौधे के किस भाग द्वारा होता है? देखिए पादप में जो श्वसन होता है ये देखिए पत्ती में भी होता है, मूल में भी होता है और तना में भी, देखिए तीनों भाग में होता है। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए विटामिन है आपको थायमिन, थायमिन जो देखिए किसको कहा जाता है? थायमिन विटामिन B1 को कहा जाता है, जो कि देखिए दूध से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नियासिन, नियासिन आप किसको कहते हैं? विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, हो गया। उसका देखिए पायरोडॉक्सिन, तो ये देखिए आप पायरोडॉक्सिन जो होता है ये विटामिन B6 को कहा जाता है। उसके बाद देखिए राइबोफ्लोविन जो है राइबोफ्लोविन आप किसको कहिएगा? तो ये विटामिन B2 एक एक बचवे किया है, तो वही हो जाएगा राइबोफ्लोविन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 1 का 2 हो गया, B का 4 हो गया, C का 1 और D का 3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये सब विटामिन जो इसका यूज क्या क्या है सबको देख लेते हैं। देखिए विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और ये देखिए इससे कमी से होने वाला रोग कौन कौन है? तो बेरी बेरी रोग होता है। तो ये विटामिन B2 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन है, और इससे कमी से होने वाला रोग है किलोसिस नामक रोग, जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। और विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम है नियासिन, और इससे पेलाग्रा नामक रोग होता है। उसके बाद देखिए विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है, और इससे एनीमिया चर्म रोग ये सब होता है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है आपको साइनोकोबालामिन, इसी में जो है आपको कोबाल्ट भी पाया जाता है, ठीक ना। और इसका कार्य क्या, मतलब इससे कमी से होने वाला रोग क्या है? तो रुधिर क्षीणता तंत्रिका क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सेब में लाल रंग का कारण कौन सा वर्णक है? सेब जो होता है वो लाल होता है, तो किस वर्णक के कारण जो लाल होता है? ये होता है आपको एंथोसाइनिन के कारण, ठीक नहीं। सेब का जो लाल रंग होता है वो होता है आपको एंथोसाइनिन के कारण। देखिए लाइकोपिन जो ए नंबर में दिया हुआ है ये टमाटर का लाल रंग, ठीक नहीं, क्या होता है? टमाटर का लाल रंग जो है आपको होता है इससे। और कैरोटीन जो है ये आपको गाजर का जो लाल रंग होता है और उसमें जो आपको कैरोटीन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 नंबर में कहा है कि जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। यह बात सही है कि जीवों का जो द्विजगत होता है सिद्धांत वो किसने दिया था? तो ये आपको कैरोलस लिनियस ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जीव का जो 2 जगत होता है, एक होता है आपको पादप जगत, एक होता है आपको जंतु जगत, ठीक है। और 2 नंबर में कहा नहीं कि 1 नंबर सही है। 2 नंबर में कहा है कि जीवों का 5 जगत का वर्गीकरण जो होता है ये विटेकर दिया था। तो ये भी सही बात है कि 5 जगत का तो वर्गीकरण किसने दिया था? तो विटेकर दिया था। तो विटेकर ने जो 5 जगत का वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण क्या क्या था? देखिए 5 जगत क्या है? तो ये देखिए मोनेरा है पहला, मोनेरा। कहा कि ये जो जीव जो होता है 5 भाग में बटा होता है। एक मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप और जंतु, यानी कि मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, यही 5 को वर्ग में इसको बांटा था। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। देखिए आपको किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है? ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों सही। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकाओं में होता है? देखिए लाइसोसोम जो होता है इसका निर्माण होता है आपको गोल्जिकाय में। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेल से संबंधित हम एक वीडियो ला देंगे अलग से सेपरेट, ठीक ना। हम सोच रहे हैं कि आप जो साइंस का इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक है, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है अलग से एक वीडियो हम लाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग देखिएगा, ठीक, तो बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट
के अपघटनोपरांत, यानी कि उस जो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है उसके उपरांत जो है ये अंतिम रूप क्या बनता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो अपघटन होता है उसका अंतिम रूप क्या होता है, तो ये ग्लूकोज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है ये कारक होता है। एल्कीन, और ये देखिए फार्मूला होता है CnH2n। और सारा जो है आपको उपधातु है, यानी कि ये बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टूलिनियम और पोलिनियम, ये 7 गो टोटल जो है आपको उपधातु की संख्या कितना है, तो 7 है, यानी कि उपधातु या अर्धचालक कह सकते हैं, अर्धचालक कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या कितना टोटल 7 है। तो हमसे क्या कहा है कि जर्मोनियम जो है क्या है आपको एक प्रकार का जर्मेनियम, तो ये आपको उपधातु है। उपधातु है तो ये परीक्षण ये किस चीज़ के रूप में कार्य करेगा उपधातु, तो कोई भी उपधातु है तो क्या होता है, तो आपको अर्धचालक होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्धचालक। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20, यानी क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया है 18 और न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया है 20। तो आपको क्या पूछा है, तो परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान ए बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कितना है 18 और न्यूट्रॉन है 20, तो 18 20 10 30 38, यानी कि 38 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें लोहा का अंश नहीं होगा। तो देखिए यहाँ लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये जो आपको लोहा का अंश है ये तीनों में, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। ठीक है ना, क्योंकि तीनों भैया है तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने, फंगी ये हो गया तो यानी कि फंगस, उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यह आपको कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जो कि आपके कीटनाशक को नष्ट करता है। ठीक है, कीटनाशक की तरह एक तरह से है आपको कार्य, कीटाणुनाशक की तरह ये इसका कार्य होता है। ठीक है ना, ये देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है नीलाथोथा, नीलाथोथा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो C4SO4 × 5H2O। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है, क्यों। देखिए एसिटिक अम्ल जो है ये कमज़ोर अम्ल है। क्यों ये कमज़ोर अम्ल है, तो यह बहुत कम आयनित होता है, इसी कारण से इसे कमज़ोर अम्ल कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। देखिए चिकित्सक क्या नहीं कि डॉक्टर जो है जब कोई भी पेशेंट को ऑपरेशन करता है तो क्या करता है, उसे बेहोश लाता है, बेहोशी के हालत में लाता है। तो बेहोशी के हालत में लाने के लिए उसे क्या करता है, तो एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो उसमें देखिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O, जिसे हम हास्य गैस भी कहते हैं। तो ये जो लाफिंग गैस है ये जब आपको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है तो क्या करता है, ये एनेस्थीसिया का कार्य करता है। तो यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपको, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, जिसे हास्य गैस भी कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्न में से डच मेटल किसका मिश्रण होता है। देखिए जितना मिश्र धातु है लगभग उसको हम देख लेते हैं, जो बार बार पूछा जाता है। देखिए पीतल जो है तांबा और जस्ता का, कांसा तांबा और टीन का, डच मेटल ये तांबा और जस्ता का हो गया, गन मेटल ये देखिए तांबा जस्ता टीन और जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल। हमसे पूछा क्या है तो डच मेटल। देखिए आप डच मेटल क्या है तो तांबा और जस्ता का बना हुआ है। तो तांबा और जस्ता देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तांबा और जस्ता ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक नहीं, किस में दिया है तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।